सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो सीरीज मैंने शुरू की थी उसी को आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मैंने वेक्टर बैकग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर शुरू किया था और मुझे बच्चों से बहुत ही प्यार और दुलार मिला और बाद में फिर कमेंट्स आने लगे बच्चों के कि सर नेक्स्ट वीडियो कब बना रहे हो। तो दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब से मैं डेली एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इसी पेपर की। तो अब तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर आपने अभी वो पुरानी वीडियोज़ मेरी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाके पहले वो देख लो, ठीक है। तो अब तक हमने वेक्टर बैकग्राउंड पढ़ लिया है। मीन्स हमने सिंपल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, हमने वेक्टर्स की प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा, हमने डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा, हमने कर्ल के बारे में पढ़ा, हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी, हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ फील्ड पढ़ा, वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड, लेमिनर फील्ड, इस तरह से। तो कई टॉपिक्स जो है हमने दोस्तों कवर किए हैं अब तक। और आज उससे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेसिक सी क्लास आज होने वाली है। वैसे तो जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, भले ही आप इसको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, लेकिन ऑलरेडी आप उसको 12th क्लास में पढ़ के आए हो। तो आज की क्लास एक बिल्कुल इजी, हल्की फुल्की सी, मखमल सी क्लास होने वाली है। 12th क्लास की याद आपको आने वाली है। 12th क्लास की याद आने से मतलब मेरा है कि आपने 12th में फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो याद आने वाला है, ना कि 12th में जिसके साथ पढ़े थे वो याद आने वाली है। पहला प्यार किसी को याद नहीं आएगा, यहाँ पे आपको याद आएगा फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज बिल्कुल बेसिक सी बात होने वाली है, चार्जेस और फील्ड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिकली आज हम शुरू करने जा रहे हैं। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम है ना वेक्टर बैकग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया वेक्टर बैकग्राउंड को हमने कवर कर लिया, अब हम क्या कवर करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है चार्ज से। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है चार्ज एट रेस्ट। मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले तो हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, फिर जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर पाएंगे। तो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, चार्ज के बारे में सबको पता है क्या होता है चार्ज। चार्ज एक प्रॉपर्टी है। क्या है चार्ज? एक प्रॉपर्टी। किसकी? पार्टिकल्स की, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, या हम कहें कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं। चार्ज दो तरह का होता है, सबको पता है। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। थोड़ा फास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि बेसिक सी क्लास है, 12th में पढ़े हो ऑलरेडी। पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज की क्या डेफिनेशन है? सिंपल सी, कि पॉजिटिव चार्ज हम कब बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आया? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए, ठीक है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है बच्चों? नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर किसी को कहीं से फालतू इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपने 12th में भी ये एग्जाम्पल पढ़ा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला, कि अगर मैं क्या करूं, एक ग्लास रोड ले लूं। क्या ले लूं? ग्लास रोड। और इस ग्लास रोड को एक सिल्क के कपड़े के साथ रब करूं। ये मैंने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया और इन दोनों को मैंने आपस में रब करना शुरू कर दिया। तो जब इन दोनों को रब किया जाएगा आपस में, ग्लास रोड और सिल्क को, तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्लास रोड के एटम्स के, वो जंप कर जाएंगे कहाँ? सिल्क क्लॉथ में। क्यों? क्योंकि जब इनको रब करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी किसको मिल जाएगी? ग्लास रोड के एटम्स को। तो ग्लास रोड के एटम्स जैसे ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे
तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके एटम से बाहर आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आएंगे तो कहाँ गिरेंगे, धड़ाम से सिल्क में। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए ग्लास से सिल्क में। तो ग्लास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सिल्क पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ग्लास रोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ग्लास ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज। तो एक जस्ट एक मैंने हिंट आपको दिया है। तो क्लियर है जी, चार्ज क्या होता है ये पता लग गया सबको। और चार्ज की एसआई यूनिट सबको पता होगी, पढ़े हो 12th क्लास में, है ना, पढ़ते थे ना 12th क्लास में। आज किया तो नहीं की, पढ़ाई तो की होगी तभी बीएससी में पहुंचे हो, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट सिंपल है बेटा, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है जी, चार्ज की एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। क्या है, कूलम। कूलम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं जी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम है ना, वेक्टर बैकग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले थोड़ा सा कूलम के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने देखा चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोलते हैं। दो चार्ज हैं, एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सिमिलर चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तब तो करेंगे एक दूसरे को रिपेल। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है तो वो करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है। तो ये है कहानी अभी तक की, ठीक। अब ये तो हमें पता लग गया कि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और वो एक दूसरे में भाई क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कितनी फोर्स लगाते हैं, किसने बताया था, कूलम्ब ने। ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ा है, आपने कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है। एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूं। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इफ वी हैव टू चार्ज, सपोज एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2। सपोज वी हैव टू चार्ज और एंड दे हैव सेम वैल्यू, सेम अमाउंट, सेम नेचर ऑफ चार्ज। इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे जी, रिपेल करेंगे। इनके बीच में डिस्टेंस मान लिया r है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ। तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ये F। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये जो फोर्स लगेगी एक दूसरे पे, फोर्स लगा रहे हैं, नंबर 1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, इन दो चार्जेस की जो प्रोडक्ट है उसके फोर्स क्या होगी बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनकी प्रोडक्ट के। सेकेंडली ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के। इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगी ये फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी। और जब इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है देन वी गेट F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square. So from here we have F is equal to constant of proportionality K Q1 Q2 by R square. फर्दर इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई जो कितनी आई, इस कांस्टेंट की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चा पार्टी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट हियर, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 8.87 या 8.85 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। नहीं, इसकी यूनिट बनेगी, यहां से निकाल लो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻12 है, ये सही कर लेना भाई, ठीक है ना। कितना है, 10⁻12। तो समझे, ये है आपकी कूलम्ब्स लॉ। K की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो कूलम्ब्स लॉ बन जाती है बच्चों F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by
आर स्क्वायर। सो दिस इज कूलम्ब्स लॉ। तो दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कितनी फोर्स लगाते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये है आपकी कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। अब ये तो मैंने सिंपल फॉर्म में लिखी कूलम्ब्स लॉ, मतलब ये जो फोर्स मैंने लिखी है ये सिंपल फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन भी निकालनी हो तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी? देखो कैसे निकलेगी डायरेक्शन। अगर हमें डायरेक्शन भी निकालनी हो तो डायरेक्शन कैसे निकलती है भाई? अब मान लिया मैं ये वाली फोर्स निकालना चाहता हूं। कौन सी फोर्स? ये वाली फोर्स। और ये फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो मेरा वेक्टर है वो मेरा वेक्टर है सपोज आर। ये आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की पोजीशन, ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसको दिखा रहा है? आर वेक्टर ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मेरी जो फोर्स लग रही है, ये अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं, इसके ऊपर वेक्टर निशान डाल दूं, तो ये जो फोर्स लग रही है ये किसकी डायरेक्शन में लग रही है? इस आर वेक्टर की। तो इसका मतलब जब मैं वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखूंगा तो मैं इस फोर्स की डायरेक्शन दूंगा इसको। वेक्टर का मतलब ही क्या है? जिसके बाद डायरेक्शन हो। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कितना है? ये जो मैंने लिखा है ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब क्या देनी है फोर्स को? डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन कैसे दोगे? फोर्स इस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है। तो इस वेक्टर का क्या ले लेंगे बेटा? यूनिट वेक्टर ले लेंगे। क्या ले लेंगे इस वेक्टर का? यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स थी उसी डायरेक्शन में जो वेक्टर है मेरा पोजीशन वेक्टर, ये कह लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आर, इसका क्या ले लेंगे? यूनिट वेक्टर। पता है ना यूनिट वेक्टर, ये सारा कराया है आपको। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए यूनिट वेक्टर क्या हुआ, इसके ऊपर कैप डाल देंगे। यूनिट वेक्टर की खासियत होती है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ नहीं होगा। 1 को आप चाहे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख ही रहेगा। 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क उस चीज पे नहीं पड़ता है, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर है जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स की वैल्यू से, तो फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट फोर्स को क्या मिल जाएगी बच्चों? डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये आएगा फोर्स वेक्टर फॉर्म में, समझ गए? चलिए, तो ये तो फोर्स की बात हुई वेक्टर फॉर्म में, कूलम्ब्स लॉ मैंने आपको बता दी। फर्दर ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करो तो क्या बनती है? 1/4 पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सारे को बेटा सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट इसकी यहां से निकाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये है आपकी कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ ली। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ये सारी चीजें 12th में पढ़ी हुई हैं आपने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर की जगह, स्पेस, जिसमें हम उसके इफेक्ट को फील कर सके, उसे क्या बोलते हैं? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस around a charged particle in which its electrical force can be experienced। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर की एक स्पेस मतलब इसके चारों ओर 3D में एक इलाका, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आ जाए तो ये उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर होगा कोई चार्ज तो उस पर किसी तरह की कोई फोर्स
नहीं लगेगी। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर की जगह जिसमें हम उसके इफेक्ट को फील कर सके वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है, आसान है। ठीक, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर नए हो तो चैनल को लाइक भी कर देना, गलत बोल गया मैं, नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना भाई, सपोर्ट करो, दोस्तों के पास भी शेयर करो ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं मोटिवेट होके। आपके प्यार से मिलता है मेरे को मोटिवेशन। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से। और होती क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे मान लिया ये कोई हमारा चार्ज था, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों ओर जिसमें हम इसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया P और मुझे कहा गया कि भैया इस पॉइंट P पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, क्या पूछा गया मेरे से कि इस पॉइंट P पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे कि इस पॉइंट P पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूं, क्या रख देता हूं? कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूं, सपोज Q0। अब भाई यहां मैंने एक टर्म यूज की टेस्ट चार्ज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए टेस्ट चार्ज किसे बोलते हैं। नाम से ही पता लग रहा है टेस्ट चार्ज, यानी कि एक ऐसा चार्ज जो टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, यानी कि जस्ट कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहा है। किसी पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है, ये एक पॉइंट चार्ज होता है पहली बात तो, इसकी डायमेंशंस ना के बराबर होती हैं और इसकी जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो यहाँ टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं कैलकुलेशंस में, उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि उसकी वजह से इस चार्ज पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया फोर्स तो दोनों तरफ से लगेगी। ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो लगाएगा ना इस पे फोर्स, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि जो फोर्स लग रही है ना इसकी वजह से इस बड़े वाले चार्ज पे, वो लगभग ना के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे अब मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली जाए तो मैं क्या कहूंगा कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कि इस पॉइंट पे जो मैंने चार्ज रखा Q0, उस पे इस चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगी। मान लिया इस चार्ज की वजह से इस Q0 टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगी? F। तो F और Q0 की जो रेशो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली क्या हुई? फोर्स और चार्ज की रेशो। क्या हुई बेटा? फोर्स और चार्ज की रेशो। तो इट इज द रेशो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है बेटा, आगे समझ में? ठीक है, चलिए तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। यूनिट बन जाती है इसकी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर कूलम। क्या हुई इसकी SI यूनिट बच्चों? न्यूटन पर कूलम हुई। फर्दर आप इसको चार्ज की वैल्यू में भी निकाल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे जो हमने चार्ज रखा है वो कितना है, सपोज Q है, कितना है चार्ज? ये Q। और मान लिया ये जो पॉइंट है P, ये इस चार्ज के सेंटर से कितनी दूर है? R डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। मतलब यहां से यहां तक का जो ये वेक्टर है दैट इज R वेक्टर। तो हम इस चार्ज की टर्म में भी, ये जो सोर्स चार्ज है इसे मैं क्या बोलूंगा? सोर्स चार्ज। इसे मैं क्या बोलूंगा? टेस्ट चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज अलग कंसेप्ट भी बच्चों ध्यान रखना है। सोर्स चार्ज उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टेस्ट चार्ज उसे बोलते हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो हमें
सोर्स चार्ज के टर्म में अगर वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कैसे निकालेंगे? देखो अब हमें पता है ये चार्ज इस चार्ज में फोर्स लगाएगा और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वो फोर्स क्या होने वाली है वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 कितना है Q0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन भी लेंगे, आर वेक्टर का क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर। आर का क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म में आई फोर्स। ये वाली वैल्यू कहाँ रख दो? इस फॉर्मूले में। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन गई, फोर्स की वैल्यू रख दो 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0। तो Q0 से Q0 कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से आया ये आंसर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आया है पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, अब इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखना हो पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो भाई अगर पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, ये ग्राफ में जो एक्सिस लेते हैं ना एक्स वाई जेड, ये एक्सिस ले लिए मैंने। और सपोज यहां पे मेरा चार्ज रखा है जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। ठीक, और सपोज मेरा जो ये चार्ज है इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये कितना है? कैपिटल आर। ऐसे ही मान लिया मैंने, कितना मान लिया मैंने? कैपिटल आर मान लिया। ठीक है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लिया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट में, और इस पॉइंट पे मैंने रख दिया टेस्ट चार्ज Q0, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है सपोज वो कितना है? R0। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से अगर उस पॉइंट को मिला दें तो जो वेक्टर बनता है उसे बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर है कैपिटल आर और पॉइंट चार्ज का, टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R0। तो हमें निकालनी है फोर्स। अब फोर्स में हम क्या देखते हैं? ये वाली डिस्टेंस देखेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब हमें ये वाला वेक्टर लेना पड़ेगा। ये पॉइंट P है, इसको पॉइंट को मान लो A, तो ये AP यहां तक का वेक्टर लेना पड़ेगा। अब ये AP वेक्टर किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर में इससे पहले जो आपको पढ़ाया है आपने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ी है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ले लें, कैसे ले लें? दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब है हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ दें, तो उस टाइम पे जो तीसरा वेक्टर आता है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब अगर मैं दो वेक्टर्स लूं सेम ऑर्डर में तो इस ट्रायंगल का जो तीसरा वेक्टर आएगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब हेड से हेड जुड़ा होगा, टेल से टेल, वो इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा? रिजल्टेंट। क्या होगा? रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगर कभी भी इस तरह से तीन वेक्टर आपको दिए हों और आपको चेक करना हो कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है, तो कैसे पता लगता है? जो अपोजिट ऑर्डर में। देखो इन तीनों में अपोजिट ऑर्डर में कौन है? P प्लस के वेक्टर, हेड से हेड, टेल से टेल। जब हेड से हेड जुड़े, टेल से टेल जुड़े तो उसे बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर, और जब हेड से टेल जुड़े तो उसे बोलते हैं सेम ऑर्डर। हेड टेल का मतलब समझ रहे हो? ये वेक्टर है, इसे बोलते हैं उसका हेड, इसे बोलते हैं उसकी पूंछ, टेल। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान से देखो अपोजिट ऑर्डर में कौन सा वेक्टर है? AP वेक्टर। कौन सा वेक्टर? AP वेक्टर। तो यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो मेरा वेक्टर है AP, देखो हेड से हेड जुड़ रहा है, नहीं, ये नहीं है मैडम। अपोजिट ऑर्डर में कौन सा वेक्टर है? ध्यान से देखो, अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर है हमारा OP। कौन सा वेक्टर? OP है, OP, क्योंकि देखो हेड से हेड जुड़ रहा है, टेल से टेल। तो मैं लिख सकता हूं कि जो OP वेक्टर है वो किसके इक्वल है? OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, और OP वेक्टर क्या है मेरा? R0। तो R0 वेक्टर इक्वल आएगा किसके? OA वेक्टर, यानी कि यहां आ गया R वेक्टर प्लस
AP वेक्टर यानी कि यहाँ पे इसको एज इट इज रख दो AP वेक्टर। तो AP वेक्टर यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, R0 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है मेरा कितना आएगा, R0 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो बस अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब की बार कौन सी डिस्टेंस लेंगे, कौन सी डिस्टेंस लेंगे, Q और Q नॉट के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी होगी, वो कितनी होगी R0 माइनस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका सारे का स्केयर, और फिर साथ में क्या आएगा R0 माइनस R वेक्टर, इसका सारे का जो है यूनिट वेक्टर लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, इसका सारे का यूनिट वेक्टर। तो ये आपकी क्या आ गई, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आ गया आंसर। किसमें आ गए आंसर आपका, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो दोस्तों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, पॉइंट चार्ज के टर्म्स में, हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी निकाल ली, और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी टर्म में निकाल लेंगे, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। तो पहले तो बात आती है भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा पार्टी 3 तरह का होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्ज को कैसे बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 तरह का। एक होता है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इस तरह से, तो उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या आती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके कुल होती है, कितना चार्ज है पर यूनिट कितनी लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है, यूनिट इसकी बनती है कूलम्ब पर मीटर। इसी तरह से आपके पास बच्चों एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लो या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा जो चार्ज है ना वो 2D में सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से, कि जैसे मेरा अगर ये हाथ है तो अगर इस सरफेस पे पूरे हाथ के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके कुल होती है आपकी, चार्ज पर यूनिट एरिया। किसके कुल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो कितना चार्ज कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ये पता लगता है सरफेस चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, फिर आपके पास तीसरे नंबर पे आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या आती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, रो से। और ये होती क्या है बेसिकली कि जब चार्ज को 3D में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कैसे 3D में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये किसके कुल होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। किसके कुल होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितना चार्ज कितनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिट इसकी बनती है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। क्या बनती है इसकी यूनिट, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, इनकी टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में क्या बनेगी, तो सबसे पहले तो हम सिंपल चार्ज की वजह से, हमें सिंपल फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट चार्ज की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर और साथ में R यूनिट वेक्टर। यही है, क्लियर है, हमें पता है यही फॉर्मूला है। क्लियर है जी।
तो फर्दर जो मेरा ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसी वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो आर यूनिट वेक्टर का आएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों बनती है 1/4πε0 Q/r²। इसकी जगह आएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो ई बच्चा पार्टी बन जाता है 1/4πε0 Q/r³ इंटू आर वेक्टर। ये बनता है सिंपल चार्ज की वजह से, लेकिन हमें तो किसकी वजह से निकालना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे निकलेगा, तो देखो कैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे निकलेगा। अब मान लिया ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने इसका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया इतना, जिसकी लेंथ कितनी है dl, ठीक है, कितनी है लेंथ dl, और इसमें स्मॉल चार्ज कितना है dq, मतलब इतने से एलिमेंट की लेंथ है dl और इतने से एलिमेंट पे चार्ज कितना है जी dq। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करूँ लैम्डा को, तो मैं लिख सकता हूँ dq/dl, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से ये स्मॉल चार्ज बच्चों क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू dl, dl उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो स्मॉल चार्ज आया, लेकिन इस फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए क्या कर देंगे बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। अब क्योंकि ये वन डायमेंशन में है, लेंथ की विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक ही सिंबल आएगा इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन ओवर dq। तो चार्ज आपका बन गया इंटीग्रेशन ओवर लैम्डा इंटू dl। तो ये वाली वैल्यू जो है चार्ज की, इसको जस्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन जाएगी 1/4πε0 इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dl अपॉन r³ इंटू आर वेक्टर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। समझ गए, क्लियर है सबको। तो दोस्तों इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में भी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में भी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में देखो कैसे निकलेगी, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 1/4πε0 Q/r³ इंटू आर वेक्टर। ये अभी बताया आपको। तो बस अब हम यहाँ चार्ज को किसकी टर्म में निकाल लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में। अब हमें पता है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है एक पूरे सरफेस पे। अब अगर मैं इस सरफेस का एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लूं जिसका एरिया कितना हो ds, स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, और इस स्मॉल एरिया पे चार्ज कितना है सपोज dq, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होगी। तो यहां से ये स्मॉल चार्ज किसके को आ जाएगा, सिग्मा इंटू ds। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, एरिया 2 डायमेंशन होता है, तो इसलिए इंटीग्रेशन 2 बार आएगी। कितनी बार आएगी बच्चों इंटीग्रेशन, 2 बार। तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी 2 बार इंटीग्रेशन, और यहां बनेगा 1/4πε0 सिग्मा इंटू ds अपॉन r³ इंटू ये r वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में निकाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब 3 डायमेंशन में। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में कैसे निकलेगा बेटा, वो भी देख लें ध्यान से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में कुछ इस तरह से निकलेगा। हमने 3D में एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, अब यहां हमने 3D वॉल्यूम कंसीडर किया, एक स्मॉल वॉल्यूम dv जिसमें स्मॉल चार्ज है dq। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो किसके को लगेगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल चार्ज आ जाएगा रो इंटू dv। तो टोटल चार्ज क्या आएगा बच्चों, यहां से क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 3 बार। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे इसका। तो यहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी 1/4πε0, यहां आ जाएगा रो इंटू dv अपॉन r³, सारे के बाहर r वेक्टर। सो दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए, क्लियर है, आगे समझ में, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक।
ठीक। अब आने वाले जो चैप्टर्स होंगे वो भी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम बिल्कुल बेसिक सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएं, इस वीडियो का अभी अंतिम पार्ट बाकी है। अंतिम पार्ट है जो आगे यूज होगा ये कंसेप्ट सॉलिड एंगल, क्योंकि बहुत से बच्चे सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा उलझ जाते हैं, तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि सॉलिड एंगल होता क्या है। ठीक, सॉलिड एंगल से पहले बात करते हैं प्लेन एंगल की। इसकी बात करते हैं प्लेन एंगल की, कि प्लेन एंगल क्या है। ठीक, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल सबको पता है। प्लेन एंगल दो लाइनों के बीच में बनता है। जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, और यहां पे मैंने सेंटर मान के इस लाइन से ऐसे कंपास रख के एक आर्क खींच दिए और ये यहां रुक गई। और अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिला दूं तो ये जो यहां पे बना, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ठीक है, ये आर्क, इसे आर्क बोलते हैं और इसे बोलते हैं रेडियस। तो प्लेन एंगल सिंपली किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज द प्लेन एंगल। लेकिन बेटा अगर हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की, किसकी बात करते हैं? सॉलिड। तो सॉलिड एंगल हमारा 3D में होता है। सॉलिड एंगल को समझने के लिए हमें एक 3D ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सॉलिड एंगल को समझने के लिए हमें एक 3D ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कि जैसे आप मान सकते हो एक बॉल। ठीक है, एक बॉल आपने 3D समझ ली और उस बॉल का ये सेंटर है, उस बॉल के ऊपर आपने इतना एरिया कंसीडर कर लिया। सपोज ही मेरे पास अभी कोई चीज है नहीं यहाँ पे राउंड, अगर होती तो मैं आपको दिखाता कि सपोज आपने एक राउंड बॉल कंसीडर कर ली, उस बॉल पे आपने ये इतना एरिया कंसीडर कर लिया और इसको अगर मैं सेंटर से जोड़ूं तो ये सेंटर में जो एंगल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 3D में, इसे बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को डी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी ओम से। और सॉलिड एंगल किसके इक्वल होता है? सॉलिड एंगल इक्वल होता है एरिया कंसीडर्ड। कितना एरिया हमने लिया है? ये वाला एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। यानी कि डी ओम इज इक्वल टू जितना एरिया हमने कंसीडर किया, मान लिया ये एरिया कितना है डी, अपॉन यहां से यहां तक की जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो इसे बोला जाता है बच्चों सॉलिड एंगल। क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल की एसआई यूनिट होती है बच्चों रेडियन, और सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है स्टीरेडियन। ये भी ध्यान रखना है आपको। और अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? देखो, अगर मैं सॉलिड एंगल को थोड़ा वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहूं कि सपोज ये हमारा एक एरिया कंसीडर किया मैंने, सरफेस कंसीडर किया ये एक, ठीक है। अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, सबको पता है। मान लिया ds, इसका एरिया वेक्टर क्या है? सपोज ds मान लो, dA मान लो, चलो dA मान लेते हैं। तो इसका एरिया वेक्टर है dA। एरिया वेक्टर आपने 12th में भी पढ़ा है। एरिया वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो सरफेस के नॉर्मल हो। जैसे मेरे हाथ का जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? जो मेरा मार्कर है ना। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं इस पॉइंट O पे, तो हमारा जो रेडियस वेक्टर है, अगर हम उसकी डायरेक्शन देखें ध्यान से यहाँ पे, तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, जो r यूनिट वेक्टर है इसका, रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आपने ध्यान रखना है सॉलिड एंगल वेक्टर फॉर्म में हमारा बनेगा बच्चों। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बनता है कि जो मेरा एरिया वेक्टर है dA डॉट जो मेरा यूनिट वेक्टर है ये r, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अपॉन में जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये r, इसका स्क्वायर। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। और अगर आप ये वेक्टर फॉर्म खोल लो तो क्या बनता है? देखो, ये डॉट प्रोडक्ट है ना dA वेक्टर और r यूनिट वेक्टर की। दो वेक्टर्स हैं a और b, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। अब dA वेक्टर और r वेक्टर के बीच में मान लिया एंगल कितना है? थीटा। तो अगर आप इसको ओपन करते हो, इसको dA डॉट r निकालते हो तो क्या बनेगा? dA डॉट r। dA का मैग्नीट्यूड तो एरिया dA,
मल्टीप्लाई बाय आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बेटा 1, तो इंटू 1 इंटू इनके बीच के एंगल कॉस, तो ये बन जाता है DA कॉस थीटा। तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि सॉलिड एंगल हुआ DA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ जी, तो ये था सॉलिड एंगल। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत कुछ हमने कवर किया, बहुत कुछ ऐसा था जो बेसिक था, 12th क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था। तो आज की क्लास एक तरह से 12th का एक रिमाइंडर था कि 12th में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश किया गया, ताकि आगे आने वाले BSc के कंसेप्ट आपके भेजे में आराम से फिट हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें कि आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।